हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज छोटी दीपावली है। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज इस क्रैश कोर्स के सीरीज में मैं आज 13वां लेक्चर लेने जा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पिछले क्लास में न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए और आरएनए के बारे में बताया था। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करता हूं। तो मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उनके स्ट्रक्चर क्या थे। मैंने यहाँ तक तो आपको बताया था। मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड के प्रकार कितने हैं। मैंने डीएनए के बारे में कल चर्चा किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा किया था। तो चलिए आज उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, फिर अगला टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर मुख्य रूप से है वो डीएनए के स्ट्रक्चर पे है। मैंने बताया था ये जो डीएनए होता है, तो डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और बताया था न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ है। एक शुगर मॉलिक्यूल्स था, और दूसरा फॉस्फेट था, और तीसरा नाइट्रोजन बेस था। शुगर मॉलिक्यूल में डीएनए को बनाने वाला शुगर था, डीऑक्सीराइबोस शुगर था। फॉस्फेट में फॉस्फेरिक एसिड था, H3PO4 था। और नाइट्रोजन बेस में डीएनए को बनाने वाला नाइट्रोजन बेस एडनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक आपको बताया था, और ये भी बताया था कि डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बताया था। चलिए आज हम उस स्ट्रक्चर को एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर बना था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था कि यहाँ पर एक छोटा सा डीऑक्सीराइबोस शुगर लेता हूँ, और बताया था यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे मैंने बताया था नाइट्रोजन बेस को जोड़ देता हूँ। नाइट्रोजन बेस को जोड़ा था 1 नंबर पे, नाइट्रोजन बेस था। फिर यहाँ से एक H ग्रुप लगा था, और यहाँ भी H था, यहाँ भी H था, क्योंकि OH तो यहाँ होता नहीं है, डीऑक्सीराइबोस शुगर है ये। और फिर यहाँ पे मैंने एक OH ग्रुप लगाया था और एक H लगाया था। यहाँ H था, यहाँ CH2OH था, और OH के जगह पे यहाँ पे जुड़ गया था फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड O, ये जुड़ा हुआ था। एक OH, एक OH। ये आप लोगों को मैंने कल बताया था ये किसके स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे न्यूक्लियोटाइड के हैं, ठीक है। और इसी तरह से कई सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो डीएनए का एक लंबा चेन बनेगा। और मैंने आपको ये बताया हुआ था, ये 1 नंबर कार्बन है, यहाँ 2 नंबर कार्बन है, यहाँ 3 नंबर कार्बन है, ये 4 नंबर का है, और ये 5 नंबर कार्बन। मैंने बताया था फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड में जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो 5वां कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन जो बेस होता है पहला कार्बन से होता है। और इसी तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ते हैं तो एक लंबा न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है। उसी चेन का नाम है डीएनए चेन। तो मैं बना के दिखाता हूँ डीएनए चेन कैसा होता है। चलिए एक और मैं फॉस्फेट ग्रुप यहाँ बनाता हूँ।
अब आप देखो ये क्या है, अब आप यहाँ देखना ये क्या है, आपको यहाँ क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ये एक फॉस्फेट है, ये भी एक, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। दिख रहा है ये दोनों न्यूक्लियोटाइड। अब ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर इसी तरह से तीसरा न्यूक्लियोटाइड होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, और सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ता जाएगा तो पोली न्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करेगा। आप देख रहे हो ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में जुड़ेंगे। कहाँ जुड़ेंगे? तो दोनों का जो बंधन होगा यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है, इसके पास OH है, इसका H लेगा और इसका OH लेगा, और ये दोनों जो है वाटर के रूप में बाहर आ जाएंगे। और ये वाटर के रूप में जैसे बाहर आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर इसी तरह से जुड़ते चले जाते हैं और एक लंबा चेन बनाते हैं, उसी का नाम है DNA का चेन। अब यहाँ पे देखता हूँ कैसे हो रहा है। तो यहाँ से एक H गया, आप देख रहे हो ना, ये H जाएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से एक OH गया, और ये दोनों वाटर ग्रुप में निकल गया, और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों जो है आपस में बंधन बना लिया है। और इसी तरह से ये बंधन बनता चलेगा। कहाँ कहाँ बंधन बना है, कौन कौन से कार्बन पे? तो यहाँ देखना 1 नंबर कार्बन, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, और यहाँ पे 4 नंबर, और ये 5 नंबर। अब 5 नंबर पे जो फॉस्फेट था, अब ये पहला न्यूक्लियोटाइड के कितने कार्बन से जुड़ गया है? फॉस्फेट जो ग्रुप है सेकेंड न्यूक्लियोटाइड में, वो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड के कौन से ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन ग्रुप के साथ? बोलना यहाँ सर तीसरा है, तीसरा के साथ जुड़ा है। और इस तरह से यहाँ पर जो सबसे ऊपरी सिरा होगा पांचवा सिरा होगा। देखो ना, DNA का जो शुरुआत होगा, जहां से उसका DNA का चेन शुरुआत हो रहा है, वहां पर ये पांचवा कार्बन सबसे आगे होगा, और ये तीसरा कार्बन से फिर दूसरा चेन जुड़ा, फिर तीसरा से फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, फिर तीसरा नंबर कार्बन से फिर आगे। ये हमेशा जितना भी चेन आएगा, यहां देखो ना, तीसरा से ये जुड़ रहा है, तीसरा से जुड़ रहा है, फिर इसका जो तीसरा है ये भी एक H को रिमूव करेगा और वहां से OH लेगा, और इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तीसरा से, यहाँ पे तीसरा नंबर का कार्बन है, और इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाता है। तो एक लंबा चेन का निर्माण होता है। फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा। इस तरह से थर्ड कहाँ पे जुड़ेगा? तीसरा पे। फिर चौथा कहाँ जुड़ेगा? तीसरा कार्बन से। फिर पांचवा कहाँ जुड़ेगा? तीसरा से। और इस तरह से जुड़ता जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा? एक लास्ट इंड जो होगा वो तीसरा कार्बन यहाँ पे खाली नजर आएगा। तो पता है ये चेन कैसा नजर आ रहा है? ये चेन आपको इस तरह से नजर आएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड का चेन है जिसका एक सिरा 5 है, 5 इंड है, ठीक है, 5 डैश मान लेते हैं इसको, 5 डैश कहा जाता है, और लास्ट का जो इंड होता है वो 3 डैश पे समाप्त होता है। ये एक लंबा चेन है। और ये 5 डैश क्या है? ये 5 डैश बता रहा है न्यूक्लियोटाइड का जो जो मतलब जो DNA का जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उस पर जो सबसे आगे का कार्बन है वो पांचवा कार्बन है, 5 डैश कार्बन, और जो सबसे आखिरी का कार्बन बचेगा वो 3 डैश बचेगा। ये DNA का चेन होता है। तो हमेशा याद रख लेना, DNA की चेन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5 डैश सिरा से, और अंत कहाँ हो रहा है? 3 डैश सिरा पे। ये आप कंफ्यूज नहीं होना, 5 डैश और 3 डैश क्या है। मैंने ये डायग्राम बना के आपको दिखाया है, यहां से 5 डैश और 3 डैश आपको क्लियरली नजर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ना, बहुत आसान है। पहला वाला, यहाँ सॉरी ऑक्सीजन छूट गया है, पहला वाला ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है। पहला वाला न्यूक्लियोटाइड देखो फॉस्फेट कहाँ था? 5वें नंबर पे था। तो सबसे आगे का जो सबसे कार्बन होगा 5वां कार्बन होगा, ठीक है। और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये कहाँ जुड़ा? फॉस्फेट इसका बंधन बनाएगा, किसके साथ? डिऑक्सीराइब, पहला वाला डिऑक्सीराइबोज के साथ। कहाँ पे? तीसरा नंबर, क्योंकि देखो यहाँ पे OH ग्रुप नहीं, यहाँ तो बंधन नहीं बनेगा। पहला नंबर पे OH ग्रुप खत्म हो गया, और दूसरा नंबर पे भी OH ग्रुप नहीं है, खत्म। तीसरा नंबर पे एक था, चौथा नंबर पे भी नहीं है, चौथा पे नहीं है, तो इसके पास ऑप्शन क्या बचा?
तीसरा नंबर के ही OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि अब इसके पास OH है ही नहीं। देखो ना, पहला पे तो है ही नहीं, और दूसरा पे तो ऑलरेडी नहीं था, तीसरा पे एक था, चौथा पे भी खत्म हो चुका था। मतलब जहां OH होगा वहीं तो रिएक्शन करेगा। तो इसके पास एक ही साइट बचा था यहाँ पे, तीसरा नंबर कार्बन पे रिएक्शन करने का, और तीसरा नंबर के कार्बन के OH के साथ रिएक्शन किया, फॉस्फेट जुड़ा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। फिर अब देखो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है जुड़ा है, अब तीसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा। कहाँ पे? पहला नंबर पे ऑप्शन नहीं है, OH नहीं है, सेकेंड नंबर पे तो ऑलरेडी नहीं है, थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे तो नहीं है। तो अब कहाँ होगा? थर्ड नंबर से जुड़ेगा, और थर्ड नंबर जोड़ेगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देगा। फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, कहाँ पे? थर्ड कार्बन पे। फिर पांचवा जुड़ेगा, कहाँ पे? चौथा के थर्ड से। फिर छठवां जुड़ेगा, कहाँ पे? पांचवा के थर्ड से। और इस तरह से जुड़ता जाएगा, एक लंबा चेन बनेगा, और यही लंबा चेन जो है डीएनए का चेन होगा। तो मैं पूछूंगा डीएनए की चेन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5' से। खत्म कहाँ हो रहा है? 3' पर। तो डीएनए का शुरुआत 5' से शुरू हुआ और 3' पे खत्म हुआ। क्लियर हुआ? आप अगर इसका क्लियर हो गया तो आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और इस तरह से डीएनए का लंबा चेन जो है ये आगे बढ़ता चलेगा। मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाया हूँ इस तरह से। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है? आपको बनाने का होगा बनाना, नहीं बनाने का होगा मत बनाना। ये बायोलॉजी का, ये केमिस्ट्री में उतना नहीं करना है। बस आपको ये याद रखना है, डीएनए का जो है जो चेन मिलता है वो 5' से शुरुआत होता है, और अंत कहाँ का होता है? 3' पर। और यही बात का पता एक वैज्ञानिक लगाया था, और उन्हीं वैज्ञानिक ने डीएनए के संरचना को प्रस्तुत किया था। वो संरचना का नाम था, उस मॉडल का नाम था डीएनए हेलिकल मॉडल, और डीएनए को हेलिकल मॉडल को देने वाला उस वैज्ञानिक का नाम था फ्रांसिस्को क्रिक एंड फ्रांसिस्को। सर क्रिक ने, मतलब जो क्रिक और फ्रांसिस्को ने, सॉरी क्रिक बोलते हैं, वाटसन और क्रिक ने। इसमें मैंने थोड़ा सा उल्टा नाम बता दिया। तो इसका जो वैज्ञानिक का नाम था, देने वाला का क्या नाम था? वाटसन एंड क्रिक। और ये वाटसन एंड क्रिक ने ही सबसे पहला इस चीज का पता लगाया कि डीएनए का संरचना, डीएनए आखिर किस तरह का दिखने वाला होता है, कैसा दिखता है। तो उसने क्या कहा कि जो डीएनए होता है, ये याद रखना, ये किसका संरचना है? डीएनए। डीएनए का कहां से शुरुआत हो रहा है? 5' से। कहां तक जा रहा है? 3'। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलता हूं, इसके बारे में बताता हूं। वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा? वाटसन एंड क्रिक, ठीक है? वाटसन एंड क्रिक कहता है जो डीएनए है, डीएनए 2 न्यूक्लियोटाइड के धागा से मिलकर बंधा होता है। उसमें एक ही धागा नहीं है, उसमें 2 धागा है। डीएनए को बनाने के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड के धागा लगते हैं? 2 धागा। बोला चलो 2 धागा है, अब इसने 2 धागा को बनाया ऐसे करके, एक धागा और एक ये दूसरा धागा, ये धागा है। अच्छा, ये एक जो ऊपर वाला धागा है, एक बोला कि एक का जो सिरा स्टार्ट होगा ऊपर वाला का, इधर से 5' और अंत कहां होने वाला है? 3'। और बोला जो दूसरा धागा होता है वो पहले धागा का अपोजिट होता, उलट जाता है। उलट जाने का मतलब है यहां पर अब जो आएगा वो 3 आएगा, और यहां पे आएगा 5। और ये दोनों धागा, बोला ये दोनों धागा के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और ये दोनों धागा आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों के बीच में बंधन लग रहा है, और ये कौन सा बंधन है? हाइड्रोजन बंधन। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन बंधन कैसे बन गया? क्योंकि हम जानते हैं डीएनए का जो धागा होता है वो नाइट्रोजन बेस का बना होता है। यहाँ पे ये जो धागा है, यहाँ पे हर जगह आपको नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए को बनाने वाला तीसरा इकाई नाइट्रोजन बेस था, और नाइट्रोजन बेस इस धागा पे उपस्थित होगा। मान लेते हैं यहाँ एडेनिन था, ग्वानिन था, साइटोसिन था, एडेनिन था, ऐसे करके यहाँ इस तरह का
नाइट्रोजन बेस होगा। अब क्या बोला, ये नाइट्रोजन बेस जो होता है वो दूसरे वाले धागा के नाइट्रोजन बेस के साथ एक बॉन्ड बनाता है, एक बंधन बनाता है, और हाइड्रोजन बंधन बनाकर ये दोनों धागा आपस में जुड़ जाते हैं, अलग नहीं होते हैं। और यही डीएनए का स्ट्रक्चर था, और यही बताने वाला वैज्ञानिक था वाटसन एंड क्रिक ने। अब मैं बताता हूँ इसको डिटेल में, पहले इसको बता मतलब जो है ड्रॉ कर देता हूँ कैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। तो ये एडेनिन जो होता है, एडेनिन जो है ये थाइमिन के साथ बंधन बनाएगा। ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ है, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ये थाइमिन के साथ, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन के साथ, थाइमिन के साथ। और ये आपस में, अब ये बंधन बनाने का तरीका बताता हूं कैसे बंधन बनता है। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद जो है दोनों संरचना, दोनों धागा एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इसको कहते हैं मतलब जो है इसको कहते हैं अपने लोग पूरक हो गया। पूरक का अर्थ ये है कि एक धागा दूसरे धागा का जस्ट अपोजिट है, और ये अपोजिट से ये दोनों धागा जुड़ गया, और यही डीएनए का धागा था, और इसी मॉडल को कहा गया डीएनए। और वास्तव में ये डीएनए जो बताया कि ये धागा आपस में कैसे होते हैं, ये धागा आपस में हेलिकल के द्वारा जुड़े होते हैं। हेलिकल मॉडल होता है मतलब सांप के तरह सीढ़ी नुमा। ये जो एक धागा है और यहाँ पे एक दूसरा धागा है, और ये दोनों धागा आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के न्यूक्लियोटाइड हैं, और ये जिस बंधन से आपस में जुड़ते हैं उसी बंधन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देख रहे हो ना, ये हम दोनों के बीच में लकीर जो खींच रहे हैं, ये दोनों धागा को आपस में जोड़ रखा है, और यही है हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी मॉडल को कहा गया डीएनए हेलिकल मॉडल। क्या कहा गया इसको, डीएनए का, ये डीएनए का हेलिकल मॉडल ये कहलाया। हेलिकल मॉडल, मॉडल मतलब क्या, थ्योरी। इसके ऊपर जो थ्योरी दिया गया डीएनए का संरचना कैसा है वास्तव में, ये इस तरह का निकल के आया, इसी को कहा गया डीएनए हेलिकल मॉडल का इसका नाम दिया गया। तो डीएनए हेलिकल मॉडल को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो वाटसन एंड क्रिक था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को दिया। इसको कहा गया डबल हेलिकल मॉडल। डबल क्यों, क्योंकि ये दोहरी धागा से बना है। पूछा जाएगा डीएनए में कितने धागा हैं, न्यूक्लियोटाइड के कितने चेन है, 2 चेन है, और 2 चेन उपस्थित होने के लिए इसका नाम दिया डबल। और ये सीढ़ी नुमा दिखता है इसलिए नाम दिया हेलिकल। हेलिकल का मतलब ये होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा सीढ़ी के जैसा, स्प्रिंग के जैसा ये रहेगा, सांप के जैसा सर्पिला, इसलिए नाम दिया गया डीएनए हेलिकल मॉडल। और यही मॉडल के द्वारा वाटसन एंड क्रिक ने इसके डायग्राम को बना के दे दिया, और इसके कारण इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, वाटसन एंड क्रिक को, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल। और आज भी ये थ्योरी एकदम 100% करेक्ट है। ये जो है 100% आज लागू। आज हमारा आपका जो डीएनए है जब भी निकाला जाएगा तो वो इसी तरह का मतलब संरचना को वो दिखाने वाला होता है, इसी तरह का होता है। उसमें 2 धागा है। पूछा जाएगा डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के कितने धागा हैं, 2। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड के 2 धागा से मिलके बने हैं, और ये दोनों धागा, याद रखना, दोनों धागा किस बंधन से आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये जो बंधन है इसी बंधन का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम है बुआ इसका, ये बंधन जो है हमारे इसके बीच में, इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये बोलेगा सर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, अब मैं आपको समझाता हूं। ये बात तो समझ में आया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल क्या है और किसने दिया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को किसने प्रस्तुत किया, तो वाटसन एंड क्रिक ने। ये पूछा जाएगा डीएनए के मॉडल में मतलब न्यूक्लियोटाइड के कितने चेन उपस्थित हैं, 2 चेन उपस्थित हैं। ये पूछा जाएगा दोनों न्यूक्लियोटाइड के चेन आपस में किस बंधन के द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े हुए।
और किस कैसे जुड़ता है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, तो ये आप एकदम याद रख लेना, ये भी एग्जाम में का क्वेश्चन ही है और एग्जाम में पूछा हुआ है। जो एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ, किसके साथ, थाइमीन के साथ बंधन बनाता है। कौन, एडेनिन थाइमीन के साथ बंधन बनाता है। कौन सा बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन। और कितना बंधन बनाता है, तो थाइमीन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है। तो याद रखना, पूछा जाएगा एडेनिन थाइमीन से किस बंधन से जुड़े होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। पूछेगा कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह से मतलब जो है ग्वानिन जो होगा, ग्वानिन जो होगा साइटोसिन के साथ जुड़ा रहेगा। ग्वानिन किसके साथ जुड़ने वाला है, साइटोसिन के साथ जुड़ने वाला, साइटोसिन के साथ जुड़ने वाला है। और इसको जोड़ने वाला 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3। पूछा जाएगा ग्वानिन साइटोसिन से किस बंधन से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो रहा है ये चीज। और ये जहां भी एडेनिन होगा, याद रखना, जहां भी एडेनिन होगा वो अपने आप थाइमीन से बंधन बना लेगा। आप रख दो एडेनिन, और आप एडेनिन और थाइमीन को आसपास रख दो, दोनों में बंधन बन जाएगा अपने आप। ग्वानिन साइटोसिन के साथ होगा, बंधन बना लेगा। और इसी तरह से यहां पर बंधन जो है बनना शुरू हो जाता है। अब देखो, अगर यहां पे मैं बोल दूं, यहां पे बोल दूं कि यहां पर ग्वानिन था, तो बताओ इधर कौन सा होगा, इधर तो बोलेगा सर ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ बंधन बनाता है, इधर साइटोसिन। अगर मैं बोल दूं हाँ एडेनिन था, तो आप बोलोगे सर यहाँ थाइमीन होना चाहिए, तभी ये बंधन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर ग्वान मतलब साइटोसिन था, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ ग्वानिन होगा। मैं बोलूँ यहाँ थाइमीन था, तो आप बोलोगे सर यहाँ एडेनिन होगा। मैं पूछूंगा यहाँ थाइमीन था, तो एडेनिन होगा। सर यहाँ पे साइटोसिन था, ग्वानिन। एडेनिन था, सर यहाँ पर हो जाएगा थाइमीन। फिर यहाँ साइटोसिन, ग्वानिन। और इस तरह से डीएनए पर जो है दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे। क्योंकि मैं जानता हूं, अभी मैंने बताया था एडेनिन किसके साथ बंधन बनाएगा, ग्वानिन के साथ। सॉरी, एडेनिन किसके साथ बनाएगा, थाइमीन के साथ। और ग्वानिन किसके साथ बनाएगा, साइटोसिन के साथ। ग्वानिन साइटोसिन से कितने बंधन से जुड़े होते हैं, 3 हाइड्रोजन। ये याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन मत नहीं होना चाहिए, वहां पे आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए कि इसका कितना आंसर करूं। आपको एकदम कट एंड क्लियर विजुअली आपको नजर आना चाहिए। इसलिए बोलता हूं कि तैयारी आपका इतनी गहरी होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में सोचने का वक्त नहीं होता है। जो बंदा एग्जाम में सोच लिया, सोचना शुरू कर दिया, इसका आंसर क्या लिखूं, कैसे लिखूं, क्या आंसर करूं, तो वो तो एग्जाम से बाहर हो गया। वो एग्जाम से उसी समय मान लो कि वो बाहर हो गया, वो प्लेयर नहीं है। अच्छा, जो टॉपर होते हैं, जो जिनका भविष्य उज्जवल होता है, वो बच्चे प्रिपेयर करके जाते हैं, उनको सोचने का मौका ही नहीं। वो तुरंत क्वेश्चन आया आंसर करना शुरू, उसको पहले से पता है, इतना वो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उसको पहले से पता है कौन सा डायग्राम कहाँ बनाना है, कैसे उसको आंसर करना है, कितने पैराग्राफ में करना, तो उसको पहले से मालूम है। आप लोग को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो एडेनिन किसके साथ, एडेनिन थाइमीन के साथ। ऐसा नहीं ग्वानिन के साथ मत बोल देना, एडेनिन थाइमीन के साथ बंधन बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बंधन बनाएगा। एडेनिन थाइमीन के साथ कितना बंधन, 2 हाइड्रोजन बंधन। और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितना, 3 बंधन। और इसी बंधन के कारण ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के चेन है आपस में जुड़ जाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको समझ में आएगा। ये वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल था। यहाँ देखो ना, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन, साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन। ये मैं क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि ये दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सब जुड़ा हुआ है। इस कारण से दोनों चेन जो है न्यूक्लियोटाइड के जुड़ गए। और इसको बताने वाला कौन था, वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये वास्तव में कैसा दिखा डायग्राम, इस तरह का दिखा था।
और ये डीएनए का कौन से मॉडल कहा जाता है? हेलिकल मॉडल। और हेलिकल मॉडल को देने वाला वाटसन एंड क्रिक। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, फिर आगे चल। आप ये भी लिख लो, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना? डबल, डबल मतलब दो हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये ग्वानिन साइटोसिन के साथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया ना? अब चलो, अब आगे इसी बात को मैं पढ़ता हूं। अब क्या क्या बताया था? अब इसने कहा था, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने सर्वप्रथम इन्होंने ही ये बात को बताया था कि डीएनए के संरचना का मॉडल इसने मतलब प्रस्तुत किया। और उसी डीएनए की संरचना को हम लोग कहा जाता है डबल हेलिकल मॉडल। डबल हेलिकल मॉडल कहा जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा डबल हेलिकल मॉडल किसकी संरचना का व्याख्या किया जाता है? डबल हेलिकल मॉडल से किसकी संरचना का व्याख्या किया जाता है, एक्सप्लानेशन किया जाता था डीएनए का। ये भी पूछेगा डीएनए के संरचना के एक्सप्लानेशन के लिए कौन से मॉडल दिए गए? डबल हेलिकल मॉडल। पूछा जाएगा वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा मॉडल दिया था? डबल हेलिकल मॉडल। ये याद रख लेना। और ये सर्वप्रथम किसने बताया था? वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। अच्छा, इस मॉडल के अनुसार क्या बोला गया है? डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के दो लंबी कड़ियां होती है, धागे होते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रैंड। क्या कहा जाता है? स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब कड़ी, कड़ी मतलब धागा। तो इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रैंड, हिंदी में उसका शुद्ध हिंदी कड़ी। और कड़ी को अपने लोग जानते हैं धागा। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के दो लंबी कड़ियां, कड़ियां मतलब धागा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैंड होते हैं। और दोनों स्ट्रैंड के बीच नाइट्रोजन बेस के, बताए थे दोनों धागा पर नाइट्रोजन बेस है, और वो दोनों धागा नाइट्रोजन बेस के हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ये आपस में जुड़े। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे चलता हूं। अब इसके बारे में, ये संरचना के बारे में व्याख्या किया कि कैसा संरचना होता है। आप यहां पे देखो, आपको यहां क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पर दो धागा है। एक ये वाला धागा हो गया, और एक आपको ग्रीन धागा दिख रहा होगा, ये वाला, ये वाला। ये दोनों धागा आपस में, ये जो तीर दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ये एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ा होता है। और इसी को कहा गया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। और ये भी ऐसा ही दिखाया गया। और ये दिखाया सीधा करके कि यहाँ पर एडेनिन था थाइमिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, ये दिखाया गया है। देखो ना, यहाँ क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। सब एक दूसरे से नाइट्रोजन बेस बंधन बना के जुड़े हैं। कौन किसके साथ जुड़ा है? एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन। ये भूलना नहीं बेटा, ये हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब वहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप वहाँ पे गलत मत करके आ जाना। ठीक है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया? अब चलो इसके बारे में क्या क्या बताया गया था और उस बात को हम जानकारी लेते हैं। अब क्या कहा गया, ये जो दोनों धागा है डीएनए का, ये आपस में सर्पिले आकार का है, सांप का जैसा दिखने वाला धागा है ये, इस तरह का। और इसके बीच में कौन सा बंधन है? इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पता है, अब यहां समझो। अब एक फैक्ट बात है जो डीएनए के बारे में है। तो डीएनए का एक टर्न मतलब एक घुमाव, जब डीएनए घूमता है तो एक घुमाव की लंबाई 34 एंगस्ट्रम मिलती है। आप पूछोगे सर एक घुमाव क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा कि आप एक टर्न लिए, इसका मतलब जहां से आप चले थे वहीं आप पहुंच गए, एक टर्न। अगर वहां पर दोबारा पहुंचे, दो टर्न, तिबारा पहुंचे, तीन टर्न। टर्न का मतलब क्या? कि आप जहां से चले थे वहीं आपको पहुंचना है, तो वन टर्न। वहीं पे दोबारा पहुंचेंगे, दो टर्न।
तिबारा पहुंचेगा 3 टर्न। इस तरह से टर्न होता है। अब जरा सोचो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा हूँ इसको। मान लो यहाँ से डीएनए चला, नीचे से स्टार्ट हुआ, देखो ना किधर से डीएनए जो है नीचे से चल रहा है। अब नीचे से चला, ऊपर गया और फिर नीचे पहुंचा, जहां से जिस लेवल पे चला वहीं पे पहुंचा। तो ये जो है यहां से यहां तक का, इसको कहेंगे 1 टर्न। कितना टर्न कहेंगे? ये 1 टर्न हुआ, ठीक है। और फिर यहां से आगे बताओ कौन सा टर्न होगा? जहां नीचे आ जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा करो, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, ठीक है। ये हो गया, आपको ये दिख रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसको और इधर एक्सटेंड कर देता हूं इसको, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से होंगे। अब पूछूंगा मैं इसका अगला टर्न बताओ कौन सा होगा, तो बोलोगे सर यहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहां नीचे आ गया। तो यहां से यहां तक का जो लंबाई होगा, फिर ये सेकंड टर्न होगा। ये देखो ना, यहां से यहां तक का जो फिर लंबाई मिलेगा हमको, सेकंड टर्न मिलेगा। फिर इसी तरह से थर्ड टर्न मिलेगा। तो वाटसन एंड क्रिक ने क्या कहा कि एक टर्न की जो लंबाई होती है, लेंथ, 1 टर्न का लेंथ जो है, लंबाई जो है कितने में? 1 टर्न में। 1 टर्न में वो 34 एंगस्ट्रन, ए का पावर, मतलब जो यहां पर ए पर क्या होता है, एक नोड लगाता है 0, इसको कहते हैं एंगस्ट्रन। तो 1 टर्न की लंबाई कितनी मिलती है डीएनए में? 34 एंगस्ट्रन। और बोला गया एक टर्न के बीच जो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या है, मतलब नाइट्रोजन बेस की जो संख्या है, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन बेस, जो एक टर्न में नाइट्रोजन बेस मिलेगा, ये याद रखना आप, एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस की संख्या देखने को मिलेगी। कितना? 10। आप काउंट कर सकते हो, जब डीएनए एक टर्न लेता है तो उसमें 10 नाइट्रोजन बेस उपस्थित होते हैं। कितना होते हैं? और वो एक टर्न की लंबाई 34। जरा सोचो, 10 नाइट्रोजन बेस के बीच की लंबाई कितनी होगी? 34, क्योंकि एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस है और हम जानते हैं एक टर्न की लंबाई 34 है। तो ये भी बात आप याद रखना, क्या एक टर्न में, 1 टर्न में कितने नाइट्रोजन बेस हैं? 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। इसका मतलब 10 नाइट्रोजन बेस की लंबाई कितनी है? 34। मतलब 10 नाइट्रोजन बेस की लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 नाइट्रोजन बेस की जो लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉन है। तो बताओ 2 नाइट्रोजन बेस के बीच में लंबाई कितनी होगी, मतलब एक के बीच कितनी होगी? तो एक के बीच जो होगी वो आप बोलोगे सर 34/10 कर दीजिए, भागा दे दीजिए, इसको नीचे लेकर आइए, तो कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये याद रख लेना कि 10 नाइट्रोजन बेस जो है एक टर्न में पाया जाता है और एक टर्न की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉन। तो 2 के बीच में, मतलब एक के बीच में कितना लेंथ होगा? तो इसका मतलब 3.4 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब समझाता हूं। अब यहां पे आओ, तो अब जरा यहां पे बात समझने का कोशिश करना। जो यहां एक नाइट्रोजन बेस है और यहां, इसके बीच की लंबाई कितनी होगी? 3.4 एंगस्ट्रॉन। और ऐसा कितना होगा? 10 होगा। तो 3.4 को 10 से गुना करो, 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। और ये 10 है, 1 2, मान लो यहां से 1 शुरुआत हुआ, 2 शुरुआत हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हो गया। तो 10 नाइट्रोजन बेस यहां पे है और 10 नाइट्रोजन बेस है, कितनी लंबाई का? 34। तो 2 के बीच में कितना डिस्टेंस? 2 के बीच में हमेशा याद रखना, 2 नाइट्रोजन के बीच में, 2 नाइट्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। ये सब एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं। और यहां पे पॉइंट्स अगर यहां से निकाल के आपसे पूछे तो आप
अच्छे से आंसर करना, कितना भी एग्जाम का लेवल क्यों ना हो। आप अगर अच्छे से पढ़ाई कर रखो, मतलब रखे हैं कॉन्सेप्ट के साथ, तो आप कभी भी इसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। आपको एकदम मैंने अच्छे से समझाया सब कुछ को, बस आपको मेहनत करना है। तो आप जो है इस डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं आगे चलूं। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए फिर इसका ले लेना कि एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर है। एक टर्न में कितने हैं? 10 हैं। तो 10 बेस पेयर में 34 एंगस्ट्रॉन, तो एक बेस पेयर में कितने हो जाएंगे? 3.4। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसके रिलेटेड थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? ये सब के सब डीएनए है, देख रहे हो ना, ये डीएनए है और ये दो धागा है, दोनों धागा आपस में जुड़ा हुआ है। ये बीच में जो आपको मतलब ये येलो कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, ये क्या है? नाइट्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये देखो ना, यहाँ पे बताया गया है, क्लियरली बताया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो एक टर्न है उसकी लंबाई कितनी है और नैनोमीटर में। ठीक है, 3.4 नैनोमीटर है, या इसको हम 34 एंगस्ट्रॉन का नाम देते हैं। कितना एंगस्ट्रॉन? और दो के बीच में कितना दूरी है नाइट्रोजन बेस? 3.4 एंगस्ट्रॉन। यहां नैनोमीटर में है। जब नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन को आप नैनोमीटर में बदलोगे तो उतना ही आएगा। आप बदल के देखो, एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना नैनोमीटर? हम जानते हैं ना, एक एंगस्ट्रॉन में होता है 10⁻10 और नैनोमीटर में 10⁻9। बदल के देख कर चेक करके देखो, आपको सही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है। एक टन की लंबाई कितना? 34 एंगस्ट्रॉन। और दो नाइट्रोजन बेस के बीच में कितनी संख्या? तो भैया 3.4 एंगस्ट्रॉन। और पता है ये दोनों धागा का जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये भी याद रख लेना, पूछा जाएगा डीएनए का डायमीटर कितना होता है। डायमीटर मतलब व्यास। जब देखो ना ये दोनों बना, जैसे स्प्रिंग को घुमाओगे तो ऊपर से देखोगे तो उसका व्यास गोल गोल नजर आएगा। तो इसका जो डायमीटर आपको नजर आएगा, 20 एंगस्ट्रॉन इसके डायमीटर होते हैं। और डीएनए की कुल लंबाई 2.2 मीटर के समथिंग होता है। मैं ये सब आपको नोट करवा दूंगा। तो आपने यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लिया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। ठीक है, आगे बढ़ूं क्या? चलो, आप जो यहाँ पे देखो, आप बोला गया है डीएनए मॉलिक्यूल्स में पेरिमाइडिन ग्रुप के, कौन सा ग्रुप के? पेरिमाइडिन। याद है पेरिमाइडिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन सा? यूरेसिल, सॉरी थायमिन और साइटोसिन। अरे साइटोसिन और थायमिन होता था कि नहीं होता था? थायमिन नहीं आता था तो उसकी जगह यूरेसिल आता था, और यूरेसिल आ गया था, थायमिन नहीं आता था। तो मैंने बताया था। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता? यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल कौन से ग्रुप से है? पेरिमाइडिन। प्यूरिन था, एडेनिन, ग्वानिन। और पेरिमाइडिन क्या था? साइटोसिन और थायमिन। और थायमिन की जगह नहीं आया तो यूरेसिल, यूरेसिल नहीं आया तो थायमिन। तो ये याद रखना। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। बहुत वीवीआई, हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस नहीं पाए जाते हैं? यूरेसिल नहीं पाया जाता। अब बोला गया है एडेनिन थायमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा है? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन थायमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। अच्छा, उसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हुए। क्लियर हो रहा है? अरे याद, रिवीजन करते रहना है। बहुत मारूंगा, आऊंगा तो कूट दूंगा, सर फोड़ दूंगा। मजाक नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। आप मेरा आंख जो इतनी तेज है कि मैं आपको देख सकता हूँ क्या कर रहे हैं आप। हाँ, आप, मुझे पता है आप जब ये मैं मारने की बात करता हूँ तो आप लोग एस्केप करके भाग जाते हो कि नहीं, मुझे सर का ये देखना ही नहीं है। बहुत मारूंगा, एस्केप नहीं करना है आपको। एकदम शुरू से अंत तक हर बात आपको सुनना है। क्या पता मैं कुछ बोल दूं और एग्जाम का क्वेश्चन है, सर आप क्या भगवान हो क्या? कुछ भी बोलोगे आप ही का बात सही होगा। भगवान तो नहीं हूं मैं, बस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। मैं वही चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम वाला।
तो हमें नहीं पता है, हम लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, तैयारी कर लेना है। क्लियर है? आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और नोट्स में अच्छे अच्छे एकदम मोती की तरह सजा डालो, लगे कि हाँ दीपावली की सजावट हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ूं। बहुत अच्छा। अब यहां बताया गया है क्या, डीएनए के एक टर्न में, कितने टर्न में, यहां पे बताओ ना कितना टर्न में, एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए का एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड है, और एक टर्न की लंबाई कितनी? 34 एंगस्ट्रॉन। एक टर्न की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन। और ये लिख लेना, एक टर्न में कितनी लंबाई है, आप इसको लिख लोगे। एक टर्न में 34 एंगस्ट्रॉन। कितना एंगस्ट्रॉन? और डीएनए का डायमीटर क्या होता है? डायामीटर जो होता है 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। कितना हो रहा है? 20 एंगस्ट्रॉन का हो रहा है। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट को नोट कर लेना आप लोग, एग्जाम का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डाल दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ो। क्या आप पूछोगे सर डीएनए का काम क्या है? देखो बेटा, डीएनए का तो ऐसे सारा हमारा शरीर, सारा हमारा सेल को कंट्रोल डीएनए ही करता है, लेकिन डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी। जरा सोच के देखो, हम आप अपने माता पिता के समान क्यों हैं? क्या कारण है? माता पिता में ह्यूमंस जितनी भी प्रजाति है, मानव की जितनी भी जनसंख्या है, सब मानव के जो गुण होते हैं वो आपके 99 पॉइंट एकदम सिमिलर हैं, मात्र 0.1 अलग अलग है। 0.1% जो है डीएनए का वो अलग है, बाद बाकी 99% डीएनए जो है हम लोग का आप लोग का सेम है। अच्छा, ये सेम है, इसका मतलब क्या? आपके पास 2 आंखें, हमारे पास 2 आंखें, आपके पास नाक है, हमारे पास भी नाक है, आपके मुंह में जितने दांत है उतने दांत हमारे पास भी, आपके शरीर में जितनी बोन्स है उतनी बोन्स हमारे पास है, आपके जो ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी जितना है उतना ही हमारे पास है। कुछ डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस पता है कहां पे है? आपकी हमारी दिखावट, लुक, फेस जो है आपका अलग है, हमारा अलग है। हम लोग, आप लोग ये जो दिख रहे हैं ना अलग, यही हमारी क्षमता आपकी क्षमता थोड़ी थोड़ी अलग होगी। हो सकता है कि मैं धूप में निकलूं बीमार पड़ जाऊं, आप धूप में निकलो बीमार ना हो। ये शरीर की क्षमता है, पावर है, तो ये थोड़ी सी क्षमता अलग अलग है। बाद बाकी हर चीज देखो ना, आपके पास एक लीवर, हमारे पास, जितना बड़ा साइज आपका लीवर का उतना हमारा होगा। या दुनिया में जितने भी ह्यूमंस बीइंग होंगे सबको ये एक समान कैसे आया? ये कैसे पता चला? ये पैदा लेने वाला संतान में एक ही लीवर होगा, 2 ही आंख होगा, 2 ही कान, ये कैसे पता चलता है? ये डीएनए आता है। जब माता पिता के स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो माता पिता का डीएनए और उस बच्चे में आ जाता है, स्पर्म और ओवम से, और वो डीएनए पर लिखा हुआ है सूचना के रूप में, मैसेज लिखा हुआ है कि पिता के पास तुम्हारा 2 आंख था, और मतलब माता पिता में 2 आंख था, तुम्हारे में 2 आंख होगा। अगर उस डीएनए पे ये लिखा रहे कि तुम्हारे माता पिता में पूंछ था तो संतान में भी पूंछ होगा, सिंग था तो सिंग लेगा। क्या बात करते हो सर, हम मानव में थोड़ी ना सिंग हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप इसको भावना में बहक मत जाना कि मानव में सिंग, डीएनए में सिंग लिखा हुआ, सिंग ऐसा नहीं होता है, वो एनिमल्स में होता है। वो जैसे गाय, भैंस, बफेलो, ये सब में हो रहा है, उसमें सिंग लिखा हुआ है उसके डीएनए पर। उसको कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आनुवांशिक सूचनाएं। और वही अनुवांशिक सूचनाएं डीएनए के द्वारा हमारे में आया और हम लोगों से अगली पीढ़ी में जाएगा, और अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएगा, और इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, मतलब आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह होता है। और इसी प्रवाह के कारण हम आप जो है हमारे आप को जो है अपने माता पिता के समान, अपने वंशज के समान समान होते हैं। दिखावट कुछ हद तक समान होता है माता पिता से, लक्षणें हद तक समान होती है। देखो ना, हमारा आपका 99% लक्षण समान है। कोई ऐसा लक्षण बताओ कि जो सर आप में मतलब हमारे में अलग अलग है। हमारे जो अंग हैं आपके, जितने हमारे पास जितने अंग उतने अंग आप लोग के पास है, सबके पास। बस डिफरेंस एक ही बात का है, क्षमता।
डिफरेंस इसी बात का है कि आपका चेहरा मेरा चेहरा अलग है और कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, मात्र 0.1% विभिन्नता है, बाद बाकी तो सब एक ही समान है। तो ये कैसे हुआ? माता पिता से गुण आया हम लोगों में कि 2 आंख है तो माता पिता में, माता पिता का जितना बड़ा लीवर साइज होगा उतना ही बड़ा होगा हम लोगों में, माता पिता में जो जो अंग होगा वो हम लोग के अंदर आएगा। वो आया, डीएनए लेके आया उस मैसेज को, और उसी मैसेज कारण अपने लोग का जब शरीर निर्माण हो रहा था, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे कोई इंजीनियर कोई घर बनाने के लिए आया, उसने नक्शा बनाया, मैप बनाया, और उस मैप को वो ठेकेदार को दे दिया, और अब इंजीनियर क्या वहां पे खड़ा होकर घर बनाएगा? नहीं, वो तो मैप बना के दे के चला गया, और वो मैप के अनुसार वो ठेकेदार क्या करेगा? अपने मजदूर, अपने मिस्त्री को वो बोलेगा ऐसे ऐसे यहाँ किचन रूम होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, इतना इस रूम, इस मतलब जो मकान में 5 बेडरूम है, एक हॉल है, एक मतलब जो है किचन है, एक ड्राइंग रूम है, और कैसा कैसा डिजाइन है वो सब मैप पे लिखा हुआ है, और उस मैप के अनुसार से वो ठेकेदार देख देख के बना देता है। सेम वही, ये हमारा मैप है, डीएनए हमारा मैप है अपने माता पिता के गुणों का। और जब हमारे शरीर में आता है वो डीएनए, आपके शरीर में आया, जब हम लोग आप लोग के शरीर निर्माण हो रहे थे, तो वो जब आया तो शरीर देखता गया, कोशिका देखता गया, अच्छा इसमें इतना बड़ा लीवर बनाना है, इतना बड़ा इसमें 1-2 किडनी बनानी है, 2 आंखें बनानी है, 2 कान बनाने हैं, एक मतलब जो 1450 सीसी का ब्रेन बनाना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ पे दाढ़ी लगाना है, कहाँ मूछ लगाना है, और कहाँ बाल उगाना है, उसको पता है, और उसी के अनुसार से शरीर निर्माण हो जाता है। तो ये क्या कहा जा रहा है इसके बारे में? इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि डीएनए जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का ट्रांसफर करते हैं, और यही ट्रांसफर होने से जीव जो है अपने वंशज के समान वो दिखने लगता है। ठीक है, तो चलिए आज डीएनए का टॉपिक जो है ये खत्म होता है। अब अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, सेम संरचना डीएनए के जैसा, बस फर्क कहाँ है? वहां पे डीऑक्सी राइबोस शुगर था और यहाँ राइबोस शुगर है। और कहाँ फर्क है सर? यहाँ डीएनए में थायमिन आता था, यहाँ पे थायमिन नहीं आएगा, यहाँ यूरेसिल आएगा। ठीक है, बस यही फर्क है और कहीं फर्क नहीं। जिस तरह से डीएनए को हम लोग जल में हाइड्रोलाइसिस कराए थे तो वो शुगर में टूटा था, फॉस्फेरिक एसिड में टूटा था, नाइट्रोजन बेस में, और ये भी वैसा ही है। जब इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, मैं यहाँ पे क्या क्या शुगर में टूटेगा? कौन सा शुगर? राइबोज शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा नाइट्रोजन बेस। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलूं। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर जैसा डीएनए का स्ट्रक्चर है वैसा ही। देखो ये कौन सा शुगर है? राइबोज शुगर। क्यों राइबोज शुगर? सर यहाँ 1 नंबर का, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, ये 1 नंबर का कार्बन था, ये दूसरा नंबर का कार्बन, ये तीसरा नंबर का कार्बन, ये चौथा नंबर का, और ये 5वां नंबर का। देखो ना, दूसरे नंबर कार्बन पे क्या है? OH, और वहां OH नहीं था, H था। OH है तो इसलिए नाम राइबोस, वहां OH नहीं था, OH के जगह पर वहां पर ऑक्सीजन निकल चुका था, केवल H था, और ऑक्सीजन निकल जाने के कारण उसका नाम डीऑक्सीराइबोस था। यहाँ राइबोस है। और देखो एक पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन बेस। कौन कौन सा? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन भूल से भी मत लिखना आरएनए में। आरएनए में थायमिन नहीं होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है, देखो ना। और ये देखो 5वां नंबर पे कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप है? फॉस्फेट। अब बोलोगे सर ये माइनस साइन क्यों? माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन एक बंधन और बना सकता है। बताए थे ना, ये माइनस साइन नहीं होता तो यहाँ हाइड्रोजन आता, और हाइड्रोजन हट जाने के कारण ये माइनस साइन लगा दिया गया। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये बंधन बनाने के लिए रेडी है, अगर कोई इसको ग्रुप मिल जाए तो वहां से ये बंधन बना के जुड़ जाएगा, इसलिए माइनस साइन। ठीक है, और बाद बाकी सब एक ही जैसा है। देखो यहाँ राइबोज, वहां डीऑक्सी, यहाँ पे यूरेसिल, वहां थायमिन, और कुछ अंतर नहीं। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स में डायग्राम, इसको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने डीएनए को समझा रखा है। क्लियर है? आगे बढ़ूं क्या? बहुत अच्छा, चलिए। अब देखो ये भी कहा जाता है ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड वाला हो सकता है।
दोहरी धागा हो सकता है लेकिन होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड का धागा है, उसमें एक ही धागा है, आरएनए में एक ही धागा है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि दो धागा नहीं हो सकता, दो भी धागा हो सकता है, लेकिन आरएनए में केवल आपको सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा, एक धागा मिलेगा। लेकिन डीएनए में दो धागा रहता ही रहता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए नहीं होता है। डीएनए में एक धागा नहीं है, दो धागा जब भी मिलेगा दो धागा। लेकिन आरएनए सिंगल धागा भी हो सकता है, डबल धागा भी हो सकता है, मतलब दो कड़ियां होंगी या एक कड़ियां होंगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश आपको सिंगल स्ट्रैंड ही देखने को मिलेगा, एक कड़ियां ही मिलेगी। और यहां कहा गया आरएनए में पेरिमाइडिन बेस में थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। देखो ना, थाइमिन यहां नहीं होगा, यहां कौन होगा, यूरेसिल होगा। यहां पर बेटा थाइमिन नहीं होता है, बार बार बोल रहे हैं, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन ही आना है, आप देख लेना एग्जाम में। यहां पर थाइमिन नहीं होता है, उसके जगह क्या होता है, यूरेसिल लिखा हुआ क्लियरली। और ये आरएनए संसार में तीन प्रकार के, एक आरएनए का नाम है मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, दूसरे का नाम है टीआरएनए और तीसरे का नाम है आरआरएनए। आप पूछोगे सर मैसेंजर आरएनए को क्या काम है, टीआरएनए का क्या काम है, आरआरएनए का क्या काम है, तो ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये बायोलॉजी का है। मैं बताऊंगा कि मैसेंजर आरएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करके मैसेंजर आरएनए बनाता है और मैसेंजर ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। आपके सर से बाहर निकल जाएगा अगर आप फिजिक्स के मैथ के स्टूडेंट हो तो। अब बायो वाला होंगे तो आपको समझ में आया होगा, बायोलॉजी में आप लोग पढ़ते होंगे डीएनए एमआरएनए का निर्माण करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, एंड प्रोटीन का निर्माण करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। सेंट्रल डोगमा याद है, बायो वाला मतलब जो बायो वाला को समझ में आ रहा होगा, मैथ वाला बोलोगे सर मुझे नहीं आ रहा है, चलो इसका चर्चा ही नहीं करना क्योंकि ये बायोलॉजी का विषय। बस आप इतना याद रखना कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, आरएनए जो है तीन प्रकार के, एक नाम है एमआरएनए, एक नाम है टीआरएनए, एक नाम है आरआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए और टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए और आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम को बनाता है जिससे प्रोटीन बनता है, टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आता है, एमआरएनए ये सूचना लेकर जाता है राइबोसोम के पास। चलो ये हमारा न्यूक्लिक एसिड खत्म हुआ। अब जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन्स। क्या नाम है, विटामिन्स। तो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग विटामिन्स देखेंगे और ये छोटा सा टॉपिक है। ये विटामिन्स जो है आपके जनरल कॉम्पिटिशन, भारत में कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जो यहां से नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार पढ़ो समस्या खत्म। ये जनरल कॉम्पिटिशन के बच्चों के लिए बहुत वीवीआई है और आप लोगों में भी पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक पढ़ के अगले दिन जो है इसको खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर चलेगा बायोकेमिस्ट्री का जिसका नाम होगा पॉलीमर्स। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से दीपावली मनाइए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और एकदम सावधानी से दीप जलाना है, पटाखे को जलाना है एकदम सावधानी से, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पटाखा जलाने के लिए मना करूँ, नहीं, आपकी खुशी है, आप जला सकते हो, आप खुशी का इजहार कर सकते हो, लेकिन एकदम सुरक्षा के साथ बच्चों से पटाखों को और आगों को, दीपकों को दूर रखें ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो, किसी तरह का परेशानी ना हो। और आप लोगों सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।